अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। खुश आमदीद आप सबको एक बार फिर से प्राइस प्राइस सेक्शन एडवांस कोर्स क्लास नंबर आज हमारी 7th है। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने एक न्यू टॉपिक को। प्रीवियस क्लास के दौरान हम लोगों ने डिस्कस किया था मार्केट के अंदर हम लोग ट्रेड कैसे ले सकते हैं और कौन कौन सी चीजों को, कौन कौन सी कंफर्मेशंस को या सिग्नल्स को देखकर हमें मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। होप सो वो पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका होगा। आज हम जो है वो इस क्लास के अंदर अपना एक नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हमारे पास है हाउ टू एनालाइज चार्ट विद सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड लेवल शिफ्टिंग, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी आज मैं एक बार फिर से आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे आप लोग जस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को फॉलो करते हुए चार्ट के अंदर ड्राइंग कर सकते हो। चार्ट के अंदर जो है वो अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स लगा सकते हो, मार्केट के ट्रेंड को समझ सकते हो और फिर उसके अकॉर्डिंग मार्केट में आप लोग ट्रेड कर सकते हो। कल जब हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे, सर क्या हमारे पास H1 में अगर जो है वो साइडवे ट्रेंड है, हमने उसमें जो है वो बाय या सेल का ट्रेड ले लिया, बट जब हमारे पास H4 या D1 का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं तो वहां सपोर्ट रेजिस्टेंस ना हो, तो क्या हम लोग वहां पर इंडिकेटर इस्तेमाल करेंगे? तो उसका आंसर भी आज आपको इस क्लास के अंदर मिलने जा रहा है। देखो, टाइम फ्रेम आप लोग छोटा यूज करो या बड़ा यूज करो, हमारे पास D1 का टाइम फ्रेम है, हमारे पास H4 का टाइम फ्रेम है, हमारे पास H1 का टाइम फ्रेम है। हम इन तीनों टाइम फ्रेम्स या इसके अलावा दीगर टाइम फ्रेम्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन तीनों टाइम फ्रेम्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे? इन तीनों टाइम फ्रेम्स के अंदर हम लोग जो ट्रेड करेंगे वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से ही करेंगे। हमने कोई इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करना, कोई मार्केट के अंदर जो है वो एक्स्ट्रा इंडिकेटर या इस तरह का कुछ भी स्टेप नहीं लेना। जस्ट साइडवे ट्रेंड ढूंढना है। साइडवे ट्रेंड ढूंढकर उसके अंदर जो है वो मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ढूंढना है। और सॉरी, साइडवे ट्रेंड जो है वो मार्केट का ढूंढना है, उसके अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल लगाना है। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल लगाकर हमने उसी के अकॉर्डिंग जो है वो मार्केट में ट्रेड लेना। ये सारा कुछ कैसा होता है इसको हम लोग जो है वो लाइव चार्ट पे डिस्कस करते हैं। और फिर इसके बाद इससे नेक्स्ट स्टेप जो अगला पॉइंट है वो भी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे आज की ही इस क्लास में। तो एक मिनट दें मुझे, मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले जो है वो व्हाइट बोर्ड शेयर कर देता हूँ और फिर हम जो है वो उसी के ऊपर जाकर डिस्कस करते हैं अपना आज का ये पॉइंट। जस्ट अ मिनट। जी, मैंने चार्ट जो है वो आप सबके साथ शेयर कर दी है। ये हमारे पास जो है वो अभी लाइव चार्ट ओपन हो चुका है। इसके अंदर हम लोग जो है वो कोई भी पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस पेयर को भी आपने एनालाइज करना है, जिस पेयर को भी आप लोगों ने ट्रेड के लिए इस्तेमाल करना है, सबसे पहले तो आप लोग चार्ट के अंदर आकर उस पेयर को सिलेक्ट करो। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के दौरान यूरो जेपीवाई को डिस्कस किया है, तो मैं सेम यूरो जेपीवाई का जो पेयर है उसको ओपन कर लूंगा। और उसके बाद आप लोग जो टाइम फ्रेम रखना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लोगे। जरा दोबारा से समझो इस चीज को। सबसे पहले आप इस तरीके कार से करोगे कि आपको जिस पेयर को भी एनालाइज करना है, जिस पेयर में भी ट्रेड लेना है, आप उस पेयर को सिलेक्ट कर लोगे और सिलेक्ट करने के बाद आप लोग उस पेयर का चार्ट ओपन कर लोगे। जैसे मैं यूरो जेपीवाई की बात कर रहा हूं, मैंने सिंपली यूरो जेपीवाई पेयर को ओपन किया है। यूरो जेपीवाई पेयर को ओपन करने के बाद अब मेरे पास मार्केट का ये मौजूदा चार्ट चल रहा है। अब सबसे पहले तो मैं इसको देखूंगा एक D1 के टाइम फ्रेम के अंदर, क्योंकि मुझे साइडवे ट्रेंड ढूंढना है। तो साइडवे ट्रेंड के लिए सबसे पहले जो एक बेहतरीन अच्छा टाइम फ्रेम है उसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा D1 का टाइम फ्रेम।
D1 के टाइम फ्रेम के अंदर जब मैंने यहाँ पर यूरो जेपीवाई को ओपन किया है, तो यहाँ देखें सबसे पहले, यहाँ पर देखें सबसे पहले मार्केट की सिचुएशन क्या है, मार्केट के अंदर क्या पोजीशन चल रही है, सबसे पहले इसको जानने की कोशिश करते हैं। मार्केट के अंदर एक सेल का ट्रेंड था, ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ डाउन साइड काफी ज्यादा नीचे आ चुकी थी। नीचे की तरफ आती हुई मार्केट, डाउन साइड आती हुई मार्केट, नीचे की तरफ आती आती अचानक इस पॉइंट से, अचानक इस प्राइस से अप साइड ऊपर की तरफ बुलंद हो जाती है। ये देखो जरा, मैंने D1 का सिंपली टाइम फ्रेम ओपन किया है, कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, कोई जो है वो मार्केट के अंदर एक्स्ट्रा चीज इस्तेमाल नहीं कर रहा। सिंपली वही चीज जो आप लोगों को मैंने प्रीवियस क्लासेस के दौरान समझाई, उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। कैसे? सबसे पहले मार्केट में एक सेल का ट्रेंड है और ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ गिर रही, गिरती हुई मार्केट, डाउन साइड आती मार्केट जब इस पॉइंट इस प्राइस पर पहुंचती है, तो ये नीचे की तरफ गिरती हुई मार्केट अचानक इस पॉइंट से, अचानक इस जगह से वापस बुलंद हो जाती है, वापस ऊपर की तरफ उठ जाती है। और ये गिरती हुई मार्केट अचानक यहां से लंबा बाय साइड, लंबा ऊपर की तरफ चली जाती है। अब गिरती हुई मार्केट जिस पॉइंट जिस जगह से एक अच्छा और बड़ा मूव अपसाइड कर देती है, यानी मार्केट जो है वो काफी ज्यादा ऊपर की तरफ चली जाती है, उस पॉइंट उस जगह के ऊपर हम लोग एक स्पोर्ट लाइन ड्रा कर देते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ कर दिया है। अब चूंकि ये D1 के अंदर आपको विक शो हो रही है, H4 में ये आपको क्लियर हो जाएगा, तो ये भी काफी बड़ी थी, सो हमने इसका आखिरी हिस्सा ही मार्क किया। तो यहाँ पर हम लोगों ने उस पॉइंट उस जगह को हाईलाइट कर दिया है जिस जगह से गिरती हुई मार्केट ऊपर की तरफ चली गई थी। अब इसमें एक पॉइंट और भी देखो कि मार्केट जो नीचे की तरफ गिर रही थी, गिरती हुई मार्केट ने एक अच्छा खासा बड़ा मूव बाय की तरफ दिया। ये नहीं कि हम एक कैंडल को मार करके बैठे हैं, दो कैंडल्स को मार करके बैठे हैं, गिरती हुई मार्केट ने एक अच्छा खासा बड़ा मूव अपसाइड दिया। सो दैट्स वाई हमने इस जो है वो लेवल पर, इस पॉइंट पर एक सपोर्ट लाइन ड्रा कर दी। अब जब मार्केट वापस अप साइड ऊपर की तरफ बुलंद हो रही है, मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जाती हुई मार्केट जब इस पॉइंट इस प्राइस पर पहुंचती है, तो ये अप साइड जाती मार्केट यहां से नीचे की तरफ डाउन साइड आ जाती है, वापस पलट आती है। अब ऊपर की तरफ जाती हुई मार्केट जिस पॉइंट जिस जगह से वापस नीचे की तरफ आ जाती है, डाउन साइड गिर जाती है और मार्केट काफी ज्यादा नीचे की तरफ मूव कर लेती है, उस पॉइंट उस जगह के ऊपर हमारे पास एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रा हो जाती है। अब ऊपर की तरफ देखें तो मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रा कर दी गई है, क्योंकि मार्केट वहां वहां ऊपर से यहां तक आई है। और इसी तरह नीचे की तरफ देखें तो मार्केट के अंदर नीचे की तरफ सपोर्ट लाइन ड्रा कर दी गई है, और ये हमारे पास एक साइडवे ट्रेंड बन गया है। मार्केट फिर उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर मूव कर रही है, जब मार्केट नीचे से आती है तो सपोर्ट से टकराती है, और सपोर्ट से टकराकर वापस बुलंद हो जाती है, और इसी तरह अगर रेजिस्टेंस पर जाती है तो वहां से टकराकर नीचे आ जाती है, और वहां से जो है वो मार्केट में सेल की ट्रेड करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हम लोगों ने यहाँ पर, अगर आप लोग देखेंगे, हम लोगों ने साइडवे ट्रेंड के अंदर मार्केट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाकर प्रॉपर एनालाइज कर दिया है। यहां पर अगर हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करें, तो हम लोगों ने प्रॉपर एक साइडवे ट्रेंड को चूज किया, साइडवे ट्रेंड को फाइंड आउट किया। साइडवे ट्रेंड को फाइंड करने के बाद हमने इसी ट्रेंड के अंदर ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस लाइन लगा दी, नीचे की तरफ अब जो है वो हमारा, नीचे की तरफ जो है वो हमारा सपोर्ट लेवल लग गया। ये दोनों लेवल्स मिल गए हमारे पास। तो अब हमारे पास वो पॉइंट वो प्राइसेस हाईलाइट हो चुकी हैं, जिन पॉइंट जिन जगहों से हम लोग या तो मार्केट में सेल की ट्रेड ले सकते हैं, या मार्केट के अंदर बाय की ट्रेड ले सकते हैं। हमें यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आप किसी भी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं है, ये दो लेवल्स इनफ हैं। रेजिस्टेंस से हम लोग सेल कर सकते हैं, सपोर्ट से हम लोग बाय कर सकते हैं, और हम लोग इसी के अकॉर्डिंग मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको ये मार्केट के बड़े वाले टाइम फ्रेम के अंदर साइडवे ट्रेंड की समझ आई, कि बड़े वाले टाइम फ्रेम के अंदर यानी D1 के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने कैसे लगाए, और कैसे फिर मार्केट के इस चार्ट को एनालाइज किया।
ये मार्केट सपोर्ट पर आ जाएगी, डोंट वरी। मार्केट ने एक बार जो है वो ऊपर जाकर वापस नीचे आई है। अब अगेन मार्केट यहाँ पर खड़ी है, तो यहाँ से एक बार फिर नीचे की तरफ डाउन साइड आ जाएगी। ये बाजूकात होता है कि मार्केट जो है वो थोड़ा अरसा लगा देती है, मार्केट को जो है वो थोड़ा टाइम लग जाता है बाजूकात इस तरह कंसोलिडेशन यानी छोटे टाइम फ्रेम में। चूंकि मार्केट साइडवे ट्रेंड में चली गई है, तो उस वजह से जैसे वो सपोर्ट नीचे ब्रेक होगी फिर मार्केट नीचे आ जाएगी। ये हमारे पास D1 का टाइम फ्रेम है। इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज इस्तेमाल नहीं की, कोई हमने इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं किया। सिंपली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस लगाकर हम लोगों ने इसके अंदर ट्रेड की है। अगर आप लोग इसमें मोशन, अगर आप D1 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हो, तो D1 के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें सेल की ट्रेड कर सकते हैं। D1 के अकॉर्डिंग हम लोग इस रेजिस्टेंस लाइन से सेल की ट्रेड कर सकते हैं। हमारे यहाँ से सेल की ट्रेड बनती है। D1 के बाद अब बात आ जाती है H4 टाइम फ्रेम की। D1 के बाद बात आ जाती है H4 के टाइम फ्रेम के अंदर। आप देखो सेम वही D1 वाला जो स्ट्रक्चर है, मार्केट का जो बिहेवियर है, मार्केट की जो पोजीशन है, वो H4 में भी चल रही है। यानी अगर आप H4 का टाइम फ्रेम भी अब ओपन करोगे, इसके अंदर सेम पोजीशन है, जस्ट इसको पहचानो। पहचान कर इसके ऊपर आप लोग जो है वो इस तरीके कार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस ड्रा कर दें। और जब मार्केट जाकर इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन से टकराएगी, हम लोग बाय या सेल की ट्रेड लगा लेंगे। हमें किसी भी एक्स्ट्रा सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की जरूरत नहीं है। हमें किसी भी एक्स्ट्रा सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सिंपली सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मौजूद हैं। हमने मार्केट के साइडवे ट्रेंड में इनको ड्रा कर रखा है। अब कोई इंडिकेटर, कोई भी नेक्स्ट चीज हमें इस्तेमाल के लिए नहीं चाहिए। सर सपोर्ट या रेजिस्टेंस को समझ नहीं आई, इस्माइल इसमें क्या चीज समझ नहीं आई वो मुझे। सर सपोर्ट लगाते हुए विक पर रिक्टेंगल लगा सकते हैं जी, रिक्टेंगल ही लगाते हैं, विक्स के ऊपर रिक्टेंगल ही लगाते हैं। ये देखो जैसे मैंने रिक्टेंगल लगाया हुआ है, तो ये इस तरीके कार से रिक्टेंगल ही ड्रा किया जाता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं फिर एक बार फिर से छोटे टाइम फ्रेम यानी H1 के अंदर। अब आप लोग बड़े टाइम फ्रेम्स को नहीं देखते, छोटे टाइम फ्रेम्स को देखकर ट्रेड करते हो, तो हम लोग बड़े टाइम फ्रेम्स को जो है वो अपना स्किप कर देते हैं और आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। H1 का टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ मार्केट के पास एक साइडवे ट्रेंड चल रहा है, तो मैं इस साइडवे ट्रेंड में एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रा करता हूँ। सबसे पहले अप साइड मार्केट इस पॉइंट इस जगह से नीचे की तरफ चली गई, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक रिक्टेंगल खींच दिया और मार्केट के पास ये एक रेजिस्टेंस लाइन बन गई। फिर इसी तरीके कार से मार्केट जो है वो डाउन साइड नीचे की तरफ गई। नीचे की तरफ जाती मार्केट इस पॉइंट इस जगह से अप साइड बुलंद हो गई, तो हम लोगों ने इस जगह पर एक और रिक्टेंगल खींच दिया और ये हमारे पास एक सपोर्ट लाइन लग गई। अब ऊपर की तरफ हमारे पास चार्ट में एक रेजिस्टेंस लाइन, जबकि नीचे की तरफ हमारे पास चार्ट के अंदर एक सपोर्ट लाइन लग चुकी है। इन दोनों के अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज हम लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे, जस्ट वही चीज जो हमने प्रीवियस क्लासेस के दौरान डिस्कस की थी, उसी जो है वो अपना सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन को मैंने यहाँ पर लगाया है। मुझे मार्केट के ट्रेंड की मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी है। मुकम्मल तौर पर अब हमें जो है वो अच्छे से आइडिया हो चुका है कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, यहाँ जब जाएगी सेल करें। सपोर्ट पे आएगी बाय करेंगे, रेजिस्टेंस पे जाएगी सेल करेंगे। सपोर्ट पे आएगी मार्केट बाय करेंगे और सेम रेजिस्टेंस पर गई सेल करेंगे। और उसके बाद फिर से मार्केट अब जब यहाँ पर आएगी, तो यहाँ से एक बार फिर मौका मिलेगा। ये मार्केट का जो है वो अब हमारे पास चौथा टच है, यहाँ से एक बार फिर से बाय कर सकते हैं। और ये हमारे पास सिंपली जस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस लगाने से चार्ट को हम मुकम्मल एनालाइज कर रहे हैं, चार्ट को मुकम्मल तौर पर समझ रहे हैं, मार्केट के अंदर अपने एंट्री और अपने जो है वो एग्जिट पॉइंट्स को अच्छे से जान पा रहे हैं। हमें चार्ट को ट्रेड करने के लिए यहाँ पर किसी एक्स्ट्रा इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, किसी भी एक्स्ट्रा दूसरी चीज को यहाँ लगाने की जरूरत ही नहीं। सिंपली D1 का टाइम फ्रेम ओपन करें, वहां पर साइडवे ट्रेंड चला है, यही सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाकर ट्रेड करें। H4 का टाइम फ्रेम है, उसको भी ओपन करें सिंपली, और उसके अंदर भी आप लोग सेम यही सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स लगाकर मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। और इसी तरह H1 में भी ये तरीकाकार इख्तियार होता है। तो टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता, छोटा हो या बड़ा, आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस लगाकर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स लगाकर आप लोग मार्केट के अंदर आसानी से ट्रेड कर पाते हो और मार्केट के नेक्स्ट मूव को भी आसानी से प्रिडिक्ट कर पाते हो। समझ आ गई सबको?
सेल मार्केट में वैसे तो जो है वो यहाँ से बन गया था, मार्केट नीचे तक आई है, लेकिन अभी दोबारा जाती है तो यहाँ से दोबारा सेल कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा सेल कर सकते हो। तो ये सबको समझ आ गया। जो हमारे पास ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल सिर्फ लगाए गए हैं, यानी कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स लगाकर मार्केट के चार्ट को एनालाइज किया, इसकी समझ आ गई है सबको? क्या अब आपको समझ आ गया कि कैसे आप लोग बगैर इंडिकेटर के चार्ट को एनालाइज करोगे और कैसे उसमें ट्रेड करो? बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बोल रहे हैं सर हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रा करना नहीं आता। अब उनमें से मेजोरिटी वो लोग हैं जिन्होंने मेरी बात को फॉलो ही नहीं किया। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग डेज के अंदर ये बोला था कि जो पैटर्न या जो है वो अपना मैथ सॉरी जो पेयर जो टाइम फ्रेम मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आप लोग उसके ऊपर जाकर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस ड्रा करो। उसके ऊपर जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रा करो। जब एक बार इन पर प्रैक्टिस करोगे, इन पर ड्रा करोगे, उसके बाद अपनी ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, आपको आसानी से मिल जाएंगे। बट ऐसा हुआ नहीं है। खुद से अगर आप लोग स्टार्ट में ढूंढने की कोशिश करोगे तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज रहो। इनको एक बार मार्क करोगे तो आपको आइडिया होगा कि हाँ ऐसे बनते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब आप मार्क करोगे तो आपने ये खुद पहले मार्क किए हुए हैं, फिर आपको वहां पर आपकी गलती का पता लगेगा कि नहीं ये तो मैंने पहले ऐसे किया है, अब ऐसे कर रहा हूं तो अब गलत। तो आप लोग पहले यूएसडी सी एच एफ, यूरो जेपीवाई या यूएसडी सी एन एच, यानी जो है वो डॉलर चाइनीज युआन का जो पेयर है, इन पेयर्स के अंदर आप लोग जो है वो ढूंढो, आपको आसानी से मिल जाएंगे। इनको जो है वो पहले आप लोग ड्रा करो, पहले इन पर मार्क करो। जब इन पर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए फिर अपने ढूंढो, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को मजा भी आएगा, आप लोगों को समझ भी आएगा। लेकिन फर्स्ट फर्स्ट इनके ऊपर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, देन अपने ढूंढिएगा, फिर फायदा होगा। समझ आ गई इस पॉइंट की? अभी हमारा क्लास खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट और भी है, वो भी समझाना है आप लोगों को। तो इस पॉइंट की समझ आ गई सबको? देखिए कल मैंने आप लोगों का क्वेश्चन आंसर सेशन लिया है। अगर आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं तो आप लोगों के पास दो ऑप्शन। एक, आप लोग जो है वो अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन आंसर सेशन है उसके लिए लिख कर रख सकते हो। सेकंड वन जो हमारे पास है, वो हमारे पास ये है कि आप लोग अपने डिस्कशन ग्रुप में भी जो है वो ये क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप वहां नहीं कर सकते, वहां डिस्कस किया करें, एडवांस मौजूद हैं वो आपको आंसर करेंगे। तो आप लोग अपने क्वेश्चंस ये जो छोटे मोटे होते हैं क्लास के रिलेटेड, ये वहां डिस्कस किया करें। आप लोगों को ग्रुप में ऐसी चुप लगी होती है, मुझे नहीं लगता कि कोई एक ऐसा स्टूडेंट बोलेगा उठ के कि सर फलां स्टूडेंट ने सलाम किया था और मैंने उसका उसको आंसर भी किया। अगर कोई स्टूडेंट आकर ग्रुप में सलाम करता है तो फर्ज है कि सिर्फ एडमन जवाब दे, बाकी सब उसको जो है वो जवाब नहीं दे सकते, वो पाबंदी है। ऐसा ही है ना? कभी किसी ने ऐसी कोशिश की है कि हमारे एक जो है वो क्लासमेट ने सलाम की है, क्यों ना हम भी उसको आंसर कर दें? कभी मैंने तो नहीं देखा, मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ। बट कभी किसी ने कोशिश की है कि अगर एक जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो सर ही जवाब देंगे, आपने उसको आंसर नहीं करना? भाई आप ग्रुप में मौजूद हो, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ। खुद आप जो है वो सीख रहे हो, अच्छी चीज है, लेकिन जिस चीज का नॉलेज आपके पास है ना, उसको शेयर करो। उसको जैसे शेयर करोगे, किसी दूसरे की हेल्प करोगे, आप यकीन माने आपके अंदर जो है वो एनर्जी पैदा होगी, जिससे आप जो है वो मजीद मोटिवेट होके मजीद जो है वो अच्छे तरीके से लर्निंग की तरफ खुद ब खुद फोकस करना शुरू कर दो। तो इस चीज को अपनाओ। अगर एक सलाम करता है बाकी सब भी उसको जो है वो आंसर कर दिया करो। जरूरी नहीं है वो एडमन ही आपको रिस्पॉन्स करे। फिर कोई क्वेश्चन पूछता है, एडमन अवेलेबल नहीं है 2-4 मिनट, तो आप लोग खुद से सामने आ जाओ, खुद से उसको बता दो ताकि उसकी मदद हो। और वो भी नेक्स्ट टाइम जो है वो अपना क्वेश्चन करने में हिचकिचाहट इसका जो है वो हिचकिचाहट महसूस नहीं करे, बल्कि वो भी जो है वो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन करे कि अगर सर देंगे तो ठीक है, नहीं तो मेरे क्लासमेट्स हैं मेरे साथ, वो मुझे समझा दे। तो इस चीज को अपनाओ, अपने ग्रुप की जो है वो कम्युनिटी बिल्ड करो। आप लोगों की कम्युनिटी अच्छी नहीं है। ठीक है, समझ आ गई? अब आते हैं हम लोग अगले पॉइंट के ऊपर, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, शिफ्टिंग ऑफ लेवल्स। जब हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस के दरमियान जब हम लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस के दरमियान अपनी ट्रेड कर चुके होते हैं, यानी जब मार्केट के अंदर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के मकाम पर हमारे दूसरे तीसरे और चौथे टच तक हम लोग ट्रेड कर चुके होते हैं, उसके बाद हम लोगों को कैसे ट्रेड करना है,
नेक्स्ट हम लोगों को मार्केट में क्या ट्रेड करना है इसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन जब तक मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान है, तब तक हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के दरमियान दूसरा, तीसरा और चौथा टच ट्रेड करेंगे। एक बार जब हमारे पास ये स्विंग्स कंप्लीट हो जाएंगे, ये ऑप्शंस फिल आउट हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग इन लेवल्स के टूटने पर, इन लेवल्स के ब्रेक होने पर, यानी जब मार्केट इन लेवल्स से आजादी हासिल करेगी, जब मार्केट इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से छुटकारा हासिल करेगी, इनसे बाहर निकलेगी, तो हम लोग फिर इसके बाहर निकलने पर ट्रेड करेंगे। समझो जरा इस चीज को। जब मार्केट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दूसरे, तीसरे और चौथे टच को ट्रेड कर लिया जाए, तो नेक्स्ट भी ये लेवल्स हमारे लिए कारआमद होते हैं। नेक्स्ट हम लोग फिर इनके अंदर इनके ब्रेकआउट का, इन लेवल्स के टूटने का इंतजार करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जब ये लेवल्स टूटेंगे, ये एक नए ट्रेंड बनाने का सबब बनेंगे और हम मार्केट के उस नए ट्रेंड में ट्रेड करेंगे। सो स्विंग ट्रेडिंग यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान होने वाली ट्रेडिंग जब आप लोग कंप्लीट कर लोगे, तो फिर आप लोग वेट करोगे सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेक होने का, सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के टूटने का, और आप इनके टूटने पर भी ट्रेड करोगे। इसकी क्या वजह होती है, ये लेवल्स ब्रेक क्यों होते हैं, इस चीज को भी समझो। जब हमारे पास मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल से बार बार टकराती है, जब मार्केट चार्ट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से बार बार टकराती है, बार बार टकराने की वजह से सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस के ये लेवल्स कमजोर पड़ना शुरू हो जाते हैं, ये मजबूत नहीं होते। जब बार बार टचेज होते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस की लाइंस पे, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लेवल्स पे बार बार टच होने की वजह से ये लेवल्स कमजोर पड़ते हैं, वीक होते हैं, ये मजबूत नहीं होते। सो जब एक बार इनके अंदर हम चौथे टच तक ट्रेड कर लें, नेक्स्ट हमने ट्रेड नहीं करना क्योंकि ये लेवल्स काफी कमजोर पड़ चुके हैं। सो चौथे टच तक ट्रेड करने के बाद हम लोग वेट करेंगे कि मार्केट रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ या सपोर्ट को नीचे की तरफ तोड़े, ताकि हमें वहां पर सेल की या बाय की ट्रेड करने का मौका मिले। वो ट्रेड के बारे में तो मैं आपको कल समझाऊंगा, लेकिन आज का जो पॉइंट है वो हमारा ये है लेवल ऑफ शिफ्टिंग, यानी जब हमारे ये लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे, तो क्या ये नेक्स्ट कारआमद रहेंगे या नहीं रहेंगे, नेक्स्ट जो हमें ट्रेड करना है वो हम लोग कैसे करें। तो समझे जरा, जब हमारे पास सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जब हमारे पास सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, यानी जब मार्केट रेजिस्टेंस लाइन को अप साइड क्रॉस कर जाए, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एरो लगाया, जब मार्केट इस तरीके का से अपनी कैंडल्स रेजिस्टेंस लाइन से बाहर निकाल दे, तो ये रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट होता है, यानी रेजिस्टेंस लाइन का टूटना होता है। जब मार्केट अपनी कैंडल्स रेजिस्टेंस लाइन से बाहर निकाल दे, बाहर जाकर खत्म करे, बाहर जाकर क्लोज करे, तो ये रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट होता है। और इसी तरीके का से अगर मार्केट अपनी लाइन सपोर्ट लेवल से नीचे ले जाए, मार्केट सपोर्ट लेवल से बाहर चली जाए, तो ये सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट होता है। अब जैसे ही हमारे पास ये सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होता है, उसके बाद इन लेवल्स की शिफ्टिंग हो जाती है, इन लेवल्स की वर्किंग चेंज हो जाती है। नेक्स्ट ये हमारे पास मार्केट में न्यू ट्रेड के लिए लेवल्स इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं। सो याद रहे, जब तक मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान है, तब तक तो हम लोग दूसरे, तीसरे और चौथे टच पर ट्रेड करेंगे, बट उसके बाद ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये लेवल्स कमजोर हो जाते हैं, इनके टूटने के खतरात बढ़ जाते हैं। इनका टूटना कैसे होता है, जब मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर क्रॉस कर जाए, वो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, या मार्केट सपोर्ट लाइन को नीचे ब्रेक कर जाए, वो सपोर्ट लाइन का ब्रेकआउट होता है। जब इस तरीके कार से मार्केट के अंदर ब्रेकआउट हो जाए, लेवल टूट जाए, तो टूटने के बाद ये लेवल्स हमारे पास वैसे नहीं रहते जैसे पहले होते हैं। टूटने के बाद ये लेवल्स शिफ्ट हो जाते हैं, इनकी चेंजिंग हो जाती है। अगर एक सपोर्ट लाइन टूटता है, तो टूटने के बाद उसकी लेवल शिफ्टिंग होकर
वो रेजिस्टेंस में बदल जाता है। अब नेक्स्ट अगर मार्केट आकर इससे टकराती है वापस, तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इसी तरीके कार से अगर बात करें ऊपर की तरफ हमारे पास मौजूद रेजिस्टेंस लेवल की, तो रेजिस्टेंस लेवल जब ब्रेक हो जाए, रेजिस्टेंस लेवल जब टूट जाए, तो टूटने के बाद रेजिस्टेंस लेवल का लेवल शिफ्ट हो जाता है। रेजिस्टेंस लेवल का काम और नाम दोनों बदल जाते हैं। जैसे मार्केट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक कर देती है, ऊपर निकल जाती है, उसके फौरन बाद जो रेजिस्टेंस लेवल होता है वो एक सपोर्ट में बदल जाता है और नेक्स्ट मार्केट में एज अ सपोर्ट वर्क करता है। तो याद रहे, जब मार्केट किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है, तोड़ती है, तो तोड़ने के बाद उसकी लेवल शिफ्टिंग हो जाती है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो जाता है, सपोर्ट लेवल रेजिस्टेंस में बदल जाता है और आने वाले टाइम में मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। इसी तरह जब मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ दे, रेजिस्टेंस को क्रॉस कर दे, तो उसके बाद यही लेवल जो पहले रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट में बदल जाता है। और अगर नेक्स्ट अब मार्केट इससे आकर टकराती है, तो ये मार्केट के लिए एज अ सपोर्ट काम करता है। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आप लोगों को चार्ट पर भी ये समझाता हूँ। आप लोग एक जो है वो अपना हवेली के अंदर या घर के अंदर बैट बॉल खेल रहे हैं, गेंद बल्ला खेल रहे हैं आप लोग एक घर के अंदर, और घर के इर्द गिर्द हमारे चार दीवारी है, यानी दीवारें मौजूद हैं। अब जब हम लोग घर के अंदर जो है वो गेंद बल्ला खेल रहे हैं, तो बॉल जाकर टकराती है एक दीवार से, और दीवार से टकराने के बाद बॉल किधर जाती है बताओ जरा। हम लोग घर के अंदर बैट बॉल खेल रहे हैं, बॉल जो है वो जाती है दीवार से टकराती है, दीवार से टकराकर बॉल वापस मुड़ आती है, क्योंकि वहां पर उसके लिए रुकावट है। ऐसा ही है ना, बॉल दीवार से टकराई, टकराकर वापस मुड़ आई, वापस जो है वो पीछे हटाई। ऐसा ही होता है ना, ये आप लोग नहीं खेले, आंसर नहीं आ रहा, किसी को मालूम नहीं है। ठीक है, जैसे जो है वो हमारे पास क्या होता है, जैसे जो है वो अपना बॉल टकराई, वो बॉल वापस मुड़ आती है पीछे हटाती है। अब जब तक बॉल दीवार से टकराती रही, वो वापस आ जाती है, रिटर्न आ जाती है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक बार बॉल ने क्रॉस कर दिया दीवार को, अब बॉल चली गई है बाहर की तरफ, अब बॉल चली गई है बाहर की तरफ। सो अब जब बाहर की तरफ बॉल गई है, तो बाहर से जब आप उसे वापस अंदर की तरफ फेंकने लगोगे, और दरमियान में अब वो दीवार हाइल है, अगर वापस आकर बॉल उस दीवार से टकराती है, तो फिर क्या होगा। अब अगर बॉल वापिस आके, यानी आप बाहर से बॉल फेंक रहे हो दोबारा अंदर की तरफ, लेकिन दरमियान में दीवार हाइल है, तो अब क्या होगा, वही दीवार जो पहले उसको बाहर नहीं जाने दे रही थी, अब उसको अंदर नहीं आने दी। ऐसा ही कॉन्सेप्ट है ना, वही दीवार जो पहले उसे अंदर नहीं आने दे बाहर नहीं जाने दे रही थी, अब जो है वो वो बॉल को अंदर नहीं आने दे, यानी उसका करेक्टर चेंज हो गया, उसका काम चेंज हो गया। पहले वो बॉल को बाहर जाने से रोक रही थी, अब वो बॉल को अंदर आने से रोक। सेम यही कैटेगरी, ये सेम यही चीज जो है वो हमारे पास यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टाइम जो है वो फॉलो होती है, अप्लाई होती है। जब तक मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के मापेन है, तब तक मार्केट रेजिस्टेंस से नीचे और सपोर्ट से ऊपर जाता। बट एक बार जब मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक कर दे, तोड़ दे, रेजिस्टेंस से ऊपर निकल जाए या सपोर्ट से निकल जाए नीचे की तरफ, तो उसके बाद ये फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल शिफ्ट हो जाते हैं, इनकी वर्किंग, इनके नेम तब्दील हो जाते हैं। अगर मार्केट सपोर्ट लाइन को ब्रेक करती है नीचे की तरफ डाउन साइड, तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो जाता है, सपोर्ट लाइन जो होता है वो एक रेजिस्टेंस में बदल जाता है। और अब अगर नेक्स्ट टाइम मार्केट आकर इससे टकराती है, तो ये मार्केट को ऊपर नहीं जाने देती। सेम इसी तरीके कार से अगर एक रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होता है, तो जैसे ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के फौरन बाद उसकी लेवल शिफ्टिंग हो जाती है। ब्रेकआउट के बाद वो लेवल जो पहले रेजिस्टेंस था, वो एक सपोर्ट में बदल जाता है, और अब वो मार्केट को नीचे की तरफ डाउन साइड नहीं आने देता। इसकी एग्जांपल आप लोग यहां से देख सकते हो। यहां पर हमारे पास ये यूएसडी सीएचएफ का चार्ट है, इसके अंदर मैं आप लोगों को यही चीज समझाता हूँ कि ये लेवल शिफ्टिंग कैसे होती है। जस्ट अ मिनट, यहाँ पर हमारे पास यूएसडी सीएचएफ का चार्ट है, इसमें हम लोग यही जो है वो अपना लर्न करते हैं कि ये लेवल शिफ्टिंग कैसे हो। सबसे पहले देखो, मार्केट के अंदर यहाँ पर एक साइडवे ट्रेंड था,
और मार्केट एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के माबैन मूव कर रही। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास एक साइडवे ट्रेंड है और मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान मूव कर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान मूव करती हुई मार्केट नीचे आकर सपोर्ट से टकराती है और ऊपर जाकर मार्केट रेजिस्टेंस लाइन से टकराती है। इसी तरीके कार से मार्केट जो है वो 3 से 4 बार नीचे आकर टकराती है और सेम 3 से 4 बार मार्केट ऊपर जाकर रेजिस्टेंस लाइन से भी टकराती है। टकराने के बाद जब ये हमारे स्विंग्स यानी जब मार्केट बार बार इन लेवल से टकराव करती है, मार्केट बार बार ऊपर जाकर रेजिस्टेंस से नीचे आकर सपोर्ट लाइन से टकराती है, बार बार टकराव होने की वजह से ये हमारे लेवल्स मजबूत नहीं होते बल्कि वीक हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। सो जब ये लेवल्स कमजोर पड़ जाते हैं तो हम फिर इन पर ये रेजिस्टेंस से सेल या सपोर्ट से बाय नहीं करते, बल्कि फिर हम वेट करते हैं कि मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करे, इनको ब्रेक करके बाहर निकले और वहां पर हमें ट्रेड करने का मौका मिले। सो जैसे ही मार्केट अपनी कैंडल रेजिस्टेंस लाइन से बाहर निकालती है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो, जैसे मार्केट अपनी कैंडल रेजिस्टेंस लाइन से बाहर निकाल कर क्लोज करती है, वो उस लेवल का ब्रेकआउट कहलाता है, वो उस लेवल का टूटना कहलाता है। अब जैसे ही कोई लेवल ब्रेकआउट होता है, जैसे ही कोई लेवल टूटता है, टूटने के फौरन बाद उस लेवल का नाम और काम बदल जाते हैं, उसकी लेवल शिफ्टिंग हो जाती है। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पहले ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस लेवल टूटा इसकी लेवल शिफ्टिंग हो गई। सो रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट आफ्टर दिस ब्रेकआउट। जो पहले रेजिस्टेंस लेवल था वो अब सपोर्ट बन गया इस ब्रेकआउट के बाद। ये वाला जो लेवल पहले रेजिस्टेंस था वो अब यहाँ सपोर्ट बन गया इस ब्रेकआउट के बाद। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल की लेवल शिफ्टिंग हो गई, यानी रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट में बदल गया। इसी तरीके कार से अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की तरफ नहीं होता बल्कि नीचे की तरफ हो जाता है, तो हम लोग यहाँ नीचे लिखेंगे रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस आफ्टर दिस ब्रेकआउट। ये जो पहले सपोर्ट लेवल था अब यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा क्योंकि इसका ब्रेकआउट हो चुका है। सो जैसे ही किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होता है, इनकी लेवल शिफ्टिंग हो जाती है, इनके लेवल्स जो होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं, तब्दील हो जाते हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल जाता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदल जाती है। अब नेक्स्ट ये फिर वर्क कैसे करते हैं, इनके थ्रू हमें मार्केट के ब्रेकआउट पे ट्रेड कैसे मिलती है, वो इंशाल्लाह मैं कल समझाऊं। क्योंकि सिंपली आपका बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि सपोर्ट लेवल जब टूटता है तो क्या वो सपोर्ट लेवल ही रहता है, ये चेंज हो जाता है। रेजिस्टेंस लेवल जब टूटता है तो क्या होता है, तो उसका सिंपल सा आंसर है, जैसे ही कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल टूटता है तो उनकी लेवल शिफ्टिंग हो जाती है। रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल जाता है और सपोर्ट रेजिस्टेंस में बदल जाता है। सो सिंपली इतना सा कॉन्सेप्ट है, आपका कुछ ज्यादा नहीं है। सो इसकी समझ आई आप लोगों को, इस चीज की बात नहीं करो ट्राइंग, इसकी समझ आई। स्पोर्ट बिकम रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस बिकम स्पोर्ट, ये आप लोगों को समझ आ गया। आप लोग ये मेंशन कर लोगे, एक तो यहाँ ब्रेकआउट करना है, ये ब्रेकआउट, और उसके ऊपर सिंपली अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ हुआ है तो वहां लिख दो रेजिस्टेंस बिकम स्पोर्ट। जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ हुआ है, यहाँ लिखो ब्रेकआउट, और यहाँ आप सिंपली क्या हुआ है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट में बदल चुकी है। फिर इसी तरीके कार से दूसरे चार्ट में सपोर्ट नीचे टूटी हुई है, तो उस ब्रेकआउट को मेंशन करो, जैसे मैंने किया ब्रेकआउट को मेंशन, ब्रेकआउट को मेंशन करो, नीचे लिख दो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस आफ्टर ब्रेकआउट, आफ्टर ब्रेकआउट भी लिख दीजिएगा और ये आपका क्लियर हो जाएगा। सो याद रहे, जब तक हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मौजूद होते हैं इनके दरमियान भी ट्रेड होती है, हम इनके टूटने पर भी ट्रेड कर सकते हैं। इनके टूटने पर लेवल्स की शिफ्टिंग हो जाती है। और आज की जो असाइनमेंट है वो यही है कि आपको लेवल शिफ्टिंग के बारे में बताओ। आज की जो असाइनमेंट है अब उसको समझो जरा। आज की जो असाइनमेंट है वो ये है कि आप लोगों ने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स की लेवल शिफ्टिंग मार करके दिखानी। जैसे मैंने यहाँ रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट मेंशन किया और यहाँ मेंशन किया सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। इसी तरीके कार से एक दूसरा चार्ट आप पकड़ोगे, उसमें ब्रेकआउट मेंशन करोगे और वहां लिखोगे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ये सिंपल सा आपका जो है वो असाइनमेंट है। आज का असाइनमेंट दोबारा सुन लो। आज का असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने चार्ट्स के ऊपर लेवल शिफ्टिंग मार्क करके दिखाना है।
आज का असाइनमेंट आप लोगों का ये है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट और उनका लेवल शिफ्टिंग जो है वो आप लोगों ने मार्क करके दिखाना है। टाइम फ्रेम कोई भी चूज कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गई? असाइनमेंट की समझ आ गई? लेवल शिफ्टिंग का असाइनमेंट कैसे करना है, पासवर्ड मैं अभी देता हूँ आपको रिकॉर्डिंग का। इसकी समझ आ गई सब लोगों को? अब जो हमारे पास आज की जो रिकॉर्डिंग का पासवर्ड है वो हम लोग लगाते हैं जी। एक बार फिर से, साइम एफएक्स एकेडमी, ये हमारा आज की रिकॉर्डिंग का पासवर्ड रहेगा। साइम एफएक्स एकेडमी ये पासवर्ड है, इसको लगाकर आप रिकॉर्डिंग को असेस कर पाओगे। इसको जो है वो आप लोग पासवर्ड के तौर पे यूज करोगे। और असाइनमेंट लेवल शिफ्टिंग मार्क करने हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल से ब्रेकआउट और ऊपर रेजिस्टेंस। अगर ब्रेकआउट हुए तो ये लिखें, अगर सपोर्ट हुआ होगा तो वो मेंशन करना है। सबको समझ आ चुकी होगी? अगर कोई क्वेश्चन हो तो ग्रुप में डिस्कस कीजिएगा, आप लोग आपस में भी एक दूसरे को समझाया करें। नेक्स्ट मैं आप लोगों की एक्टिविटी पहले से बेहतर देखना चाह रहा हूँ। होप सो आप लोग जो है वो अच्छे से इस पर प्रैक्टिस करोगे। रिकॉर्डिंग मैं रात को ही सेंड कर दूंगा, आप लोग जो है वो देख सकते हो। और सुबह असाइनमेंट अच्छे से कीजिएगा। असाइनमेंट आप लोग बहुत कम करते हो, फेसबुक ग्रुप में भी बहुत कम होती हैं। तो इस चीज का ख्याल रखें, आप लोगों ने प्रॉमिस किया है, हम आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। सो प्लीज, काइंडली आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ प्यार से, कि आप लोग जो है वो प्रॉपर अपनी असाइनमेंट्स किया करें। उस मामले में आप लोग नरमी मत बरता करें। ठीक है, इंशाल्लाह कल दोबारा मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाजत। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।